जी हां दोस्तों, बीच सुनवाई अदालत में फिर से चला जूता, दंग रह गए सीजेआई गवई। मंत्री शाह पर एक्शन लेने वाले जज को सरकार ने क्यों हटवाया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई इस देश में मौजूदा हालात में जिस किस्म की स्थितियां हैं उस पर सरकार आंख बंद किए रहेगी? क्या वाकई सरकार अदालतों और तमाम एजेंसियों के साथ साथ हर उस चीज पर अपना कब्जा चाहती है जिसके कारण उसकी सत्ता बनती रहे और सत्ता बची रहे? आखिर सीजेआई गवई के ऊपर जूता उछालने वाले कांड के बाद में मोदी और शाह के गृह राज्य में अहमदाबाद की कोर्ट में किस शख्स ने जूता उछाला और क्यों उछाला? और आखिर अब तक गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने सीजेआई गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराई? क्या मैसेज देना चाहते हैं? दोस्तों, विस्तार से सब कुछ बताएंगे, मगर मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज का रातों रात तबादला क्यों कर दिया गया? ठीक दिल्ली दंगे के आरोपी कपिल मिश्रा के खिलाफ जिस जज ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने जो आदेश दिया था, उनका रातों रात जैसे तबादला कर दिया गया था। आपसे निवेदन, कुछ मिनट मेरे साथ में बने रहें ताकि इसकी एक एक परतें खुलते आप देख सकें। दोस्तों, सीधे खबर पर आप खुलाते हैं। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। लिखा है, गुजरात में अहमदाबाद सिविल एवं सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर उन पर जूता फेंक दिया। केस 1997 के एक मारपीट के मामले को लेकर के था। कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। खबर सुनकर शख्स भड़क गया और उसने अपने जूते उतार करके अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एमपी पुरोहित पर फेंक दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार इस पर लिखते हैं कि अहमदाबाद के निचली अदालत में एक आदमी ने जज पर इसलिए जूता फेंक दिया क्योंकि वो जज के फैसले से नाराज था। इसने एक नहीं, दोनों जूते फेंके। बहुत चिंताजनक स्थिति है। न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में विश्वास और भय दोनों ही कम हुआ। जाहिर तौर पर दोस्तों, न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास या फिर जो भय होना चाहिए था, क्या ये 2014 के बाद से इस बीच में उसमें कोई बदलाव नहीं आया? अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? अदालतों में जजेस के ऊपर जिस किस्म से जूते फेंके जा रहे हैं। एक वक्त में हम ये देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के ऊपर ऐसी हरकतें की जाती थी, मगर जिस अंदाज में, जिस तरीके से उन्माद को बढ़ाया गया, उन्मादियों को ढील और छूट दी गई, अब वो अदालतों को भी इस तरीके से अपना निशाना बना रहे। आज लोग कह रहे हैं, काश सीजेआई गवई के ऊपर जिस वक्त एक वकील ने जूता फेंका था या फेंकने की कोशिश की थी, अगर उसी वक्त गृह मंत्रालय ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद कोई हिम्मत ना कर सकता था। अगर उसी वक्त कोई ऐसा एक्शन लिया होता जो नजीर बन जाती और जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि ठीक है, इस घटना को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उनके साथी वकील ने, जस्टिस भुइया ने जो बात कही थी कि यह किसी इंडिविजुअल पर जूता नहीं फेंका गया, यह संविधान पर फेंका गया, पूरे इंस्टीट्यूट पर फेंका गया, उस वक्त अमित शाह को तो एक्शन लेना ही चाहिए था, गृह मंत्रालय को तो एक्शन लेना ही चाहिए था। मगर एक्शन तो छोड़िए, एक ट्वीट तक नहीं आया था उनकी तरफ से। अब दोस्तों, आगे जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं वो और आपको चौंकाएगी। वो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, आपको याद होंगे शाह साहब, विजय शाह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिन्हें आतंकियों की बहन बताया था, और दूसरा मामला दमोह में कुशवाहा समाज के युवकों से ब्राह्मण वर्ग के युवकों के पैर धुलवाने जैसे चर्चित मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज का रातों रात तबादला करा दिया गया। दोस्तों, बीते 14 अक्टूबर को जस्टिस अतुल श्रीधर ने दमोह के पैर धुलाई कांड पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कई तल्ख टिप्पणियां की थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पहले उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की अनुशंसा की, लेकिन बाद में मोदी सरकार इस बात पर राजी नहीं हुई और उन्हें छत्तीसगढ़ ना भेजकर कहीं और भेजने की बात रखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने संशोधन कर दिया। 14 अक्टूबर को आदेश में संशोधित करते हुए मोदी सरकार की बात पर मोहर लगा दी। अब आप देखिए हो क्या रहा है।
वो जस्टिस हैं जिन्होंने तो संविधान और लोकतंत्र के बचाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी बताने वाले मंत्री के खिलाफ, मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाल में जस्टिस श्रीधरन ने दमोह में ओबीसी युवक से एक व्यक्ति के पैर धुलवाने और गंदा पानी पिलवाने की घटना में टिप्पणी करते हुए दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 अगस्त 2025 को 14 जजेस के ट्रांसफर की सिफारिश की, जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाता तो वहां दूसरे सबसे सीनियर जज होते, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी सीनियरिटी 7वें नंबर पर है। तो क्या वाकई आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में वो सेकंड नंबर के सीनियर जज होते और उसके बाद में क्या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचने में उनको आसानी हो रही थी? तो क्या इस वजह से सरकार ने उनका तबादला वहां के बजाय कहीं और करा दिया? किस बात की खुन्नस थी? यही कि उन्होंने आदेश दिया था कि एफआईआर दर्ज हो, यही कि दबे कुचले दलित समाज या पिछड़े समाज के लोगों से पैर धुलवा कर पिलवाने वाले मामले में उन्होंने सख्त एक्शन लिया। आगे और भी बताऊंगा दोस्तों उनसे नाराज क्यों सरकार। दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन का 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज उन्हें नियुक्त किया गया। बतौर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में 5 साल रहे। इसके बाद उन्होंने इंदौर में वकालत शुरू की। 2023 में उन्हें स्वच्छता से स्थानांतरण की मांग की थी, तब उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेजा गया। 2025 में पुनः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुलाया गया। हाल में आपने देखा कि दमोह जिले में मंदिर के अंदर एक ओबीसी युवक से एक व्यक्ति के पैर धुलवाने और गंदा पानी पिलवाने की घटना पर जस्टिस अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल के युगल पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने दमोह पुलिस को दोषियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए कहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपनी स्वतंत्र पहचान का दावा कर रहे हैं। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 1.5 सदी के भीतर खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अतिस्वहीन हो जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर दोस्तों दमोह पुलिस ने पटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम सतरिया में हुई इस घटना में 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मगर इनसे इतनी चिढ़ है क्यों भक्तों को, सरकार को? ये आप सोचिए और तय कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट के जज का वो फैसला जिसमें जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगे में बीजेपी नेता और आपके मंत्री कपिल मिश्रा समेत कुछ नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया था, एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, मगर तभी आधी रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। और अब एक और हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीधरन के खिलाफ वही हो रहा है। क्यों चिढ़ है इनसे? इस जस्टिस से सरकार और भक्तों को आइए आपको जल्दी से बता देता हूं जस्टिस श्रीधरन के कुछ फैसलों से। दोस्तों, सबसे पहले जानिए जस्टिस श्रीधरन द्वारा हाल के प्रमुख स्वतः संज्ञान वाले मामलों को, जैसा कि मैंने आप जिक्र किया। 14 मई 2025 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 22 सितंबर 2025 शिवपुरा के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी पर न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन का संज्ञान लिया। 14 अक्टूबर 2025 दमोह पर पैर धुलवाने प्रकरण में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। सख्त, निष्पक्ष और बेबाक न्यायाधीश के रूप में उनकी पहचान है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम ऐसे न्यायाधीशों में गिना जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही पर बार बार जोर दिया। उनके आदेश न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी चर्चा में रहे। दमोह मामले में जस्टिस श्रीधरन की डबल बेंच ने आदेश में कहा था, एफआईआर में गलत धारा लगी थी। पुलिस ने धारा 296 और 196 1B लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर में घटना होने से धारा 196B 92 लागू होती है। भाई द्वारा दबाव बनाने पर कोर्ट ने कहा कि युवक को घेर कर जो कराया गया वो बल प्रयोग से कराए गए कृत्य जैसा है, इसलिए धारा 351 बीएनएस के तहत हमला, बल प्रयोग, धारा 133 सामूहिक उत्पीड़न, अत्याचार भी एफआईआर में जोड़ी जाए। जातिगत हिंसा पर कड़ी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जातिगत हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर प्रशासन का अधिकार है, लेकिन इस घटना से समुदाय में तनाव बढ़ा है, इसलिए दमोह पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि जिन लोगों की पहचान वीडियो में दिख रही है
उन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाए ताकि स्थिति ना बिगड़े, घटना के वक्त मौजूद लोगों पर केस दर्ज हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पैराग्राफ 8 में लिखा है, इसलिए ये न्यायालय महसूस करता है जातिगत घृणा भेदभाव की ये बुराई अधिक ना बढ़े, इससे पहले दमोह पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वीडियो में जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान संभव है, जो मंदिर में मौजूद थे, जिन्होंने पीड़ित युवक को यह कृत्य करने के लिए मजबूर किया, उन सभी के खिलाफ एफआईआर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जबकि अदालतों पर भी सवाल उठ रहे हैं, दोस्तों हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अदालतों के फैसलों पर सहमति असहमति व्यक्त कर सकते हैं तर्कों के आधार पर, और इसीलिए ऑप्शन रखा गया कि आप निचली अदालत के बाद ऊपरी अदालत में जाएं, हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप रिपिटिशन दाखिल करें। रिपिटिशन के बाद भी ये कई सारी किस्म की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आप अदालत की मंशा पर सवाल ना उठाएं कि जानबूझ करके अदालत ने यह फैसला दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके खिलाफ होगा। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो हालात बनते जा रहे उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब अदालतों के फैसले से असंतुष्ट लोग एक दूसरे के साथ अदालतों में ही गाली गलौज करेंगे, सबूत और तर्क की जगह पर गालियों से बात करेंगे, जूता फेंकेंगे, जजेस को डराएंगे, धमकाएंगे। अगर अदालत में लाइव कैमरों के सामने ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए वो जज जो अपने घर जाते हैं, रास्तों में होते हैं, उनके साथ क्या कुछ अंदेशे नहीं रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है, लोकतंत्र को समझिए, संविधान को समझिए, सरकार सत्ता और एजेंसियों को समझिए और उसके बाद अपने अधिकार को समझिए, अपनी आवाज उठाइए। बहुत शुक्रिया।